हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ऑफ बीआरएफ, दैट इज बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, अवॉइड एग्रीमेंट इज। एक वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? क्या वो इलीगल होता है? क्या वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है? क्या वो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, या नन ऑफ दिस? क्या इसमें से सही होगा? इनमें से आपका क्या सही होगा? अब आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है, फटाक से। बताइए फटाफट से। सो अवॉइड एग्रीमेंट इज व्हाट? वॉइड एग्रीमेंट क्या लॉ इसको इजाजत देता है? नहीं, वॉइड एग्रीमेंट को लॉ कभी भी इजाजत नहीं देता है। तो नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स, मतलब माता पिता के अधिकारों के निषेध में एक समझौता क्या कहलाता है? वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल या डिफेक्टिव, क्या कहलाता है? शून्य, वैध, शून्यकरणीय या दोषपूर्ण। मतलब पेरेंटल राइट्स मतलब माता पिता के अधिकारों के निषेध में एक समझौता, मतलब माता पिता उस बात पर राजी नहीं है। माता पिता कह रहे हैं कि नहीं भाई, मैं इस चीज पर राजी नहीं हूँ। जैसे बेटा है, बेटा ये चाह रहा है ना कि एक, मतलब अच्छा ही चीज चाह रहा है कि अच्छा ही चीज क्या चाह रहा है, मतलब एक लॉन्च एंड बार खोलना चाह रहा है, ठीक है। तो चीज अच्छी है, बट माता पिता उस बात से राजी नहीं है, ठीक है। तो क्या ये चीज वैध माना जाएगा, या इसे हम लोग वैध नहीं, वैध तो है ही, क्या इसे हम लोग शून्य मानेंगे, क्या मानेंगे? तो पेरेंटल राइट्स हैं, माता पिता का अधिकार है उसके ऊपर, ठीक है, यानी कि 18 एबव नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। अगर वो 18 प्लस रहता तब उस केस में वैलिड माना जा सकता था, बट पेरेंटल राइट्स यहाँ पे दिखला दिया इस वजह से। एग्रीमेंट विल बी अनलॉफुल इफ, एग्रीमेंट जो है अनलॉफुल कब होगा? जब कोई कंसेंट नहीं होगा, जब कोई समझौता नहीं होगा, जब सहमति क्या होगी? फ्री नहीं होगी, स्वतंत्र नहीं होगी, और जब कोई प्रतिफल नहीं है, यानी कि जब कोई कंसिडरेशन नहीं है, या फिर तब जब ऑब्जेक्ट फॉरबिडन बाय लॉ है, यानी कि जब उद्देश्य कानून द्वारा निषिद्ध है या निषेध है, क्या होगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कि जब ऑब्जेक्ट फॉरबिडन बाय लॉ है, उस केस में आपका क्या होगा? एग्रीमेंट अनलॉफुल होगा या फिर गैर कानूनी होगा। नेक्स्ट दिया है, एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिजेज, या फिर विवाह के निरोध के में एक समझौता, विवाह के निरोध में एक समझौता क्या होगा? विवाह के निरोध में एक समझौता क्या कहलाएगा? वॉइडेबल, वॉइड, वैलिड, इलीगल, क्या कहलाएगा? तो अगर कोई विवाह के निरोध में एक समझौता होता है, मतलब विवाह तोड़ने के लिए कोई एग्रीमेंट हो रहा है, तो ये आपका वॉइड होगा। रिस्ट्रेंट मतलब विवाह के निरोध में एक समझौता वॉइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मतलब ट्रेड के रिस्ट्रेंट में या व्यापार के निषेध में एक समझौता। देखिए, यहाँ विवाह तोड़ना नहीं है, विवाह रोकना है, रिस्ट्रेंट करना है, विवाह करने से रोकना है, तो उसके लिए क्या एग्रीमेंट वॉइड होता है, ठीक है। किसी के विवाह को आप रोक नहीं सकते हो, ठीक है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइडेबल, वैलिड, क्या होगा? तो ये आपका क्या होगा? वॉइड होगा। ट्रेड को रोकने के लिए आप अगर कोई एग्रीमेंट ला रहे हो तो वो वॉइड होगा। एग्रीमेंट कोई इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए क्या कहलाता है? वॉइड, वॉइडेबल, इन्फोर्सेबल, क्या?
तो ये भी वॉइड होगा। नेक्स्ट, एग्रीमेंट जो रिस्ट्रिक्ट करता है पर्सन की फ्रीडम को टू मैरी और टू मैरी एनी पर्सन ऑफ हिज चॉइस अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड इज, वो क्या होगा, मतलब एग्रीमेंट जो कि किसी पर्सन को या फिर एक समझौता जो किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से शादी करने के लिए करने या शादी करने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है, लोक नीति के खिलाफ है और वो कानूनी है, गैर कानूनी है, शून्य है या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है अपने आप में फिजिकली और लीगली भी, तो वो एग्रीमेंट क्या है, फिजिकली भी वो सही नहीं है और लीगली भी सही नहीं है वो एग्रीमेंट। ऐसे केस में क्या होगा आपका, शून्य अनुबंध, शून्यकरणीय, प्रारंभ से ही शून्य या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो फिजिकली मतलब उसको, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है अपने आप में, फिजिकली भी इम्पॉसिबल है, शारीरिक रूप से भी नहीं कर सकते हो और कानूनी रूप से भी आप उसको नहीं कर सकते हो, नॉट फिजिकली नॉट लीगली। ठीक है, अब आसमान में घर बनवाओ, कैसे बनेगा भाई, फिजिकली भी पॉसिबल नहीं है और लीगली भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में वो वॉइड एब इनिशियो भी नहीं होगा, वॉइडेबल भी नहीं होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, वो आपका नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पी एंगेजेस बी टू किल सी, मतलब पी सी को मारने के लिए बी को लगाता है। ठीक है, ओके एक मिनट इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, पी जो है वो एंगेज करता है बी को कि वो क्या कर दे, सी को मार दे और बोरो कर ले 100 रुपए किससे, डी से, पी को पे करने के लिए। ठीक है, पी क्या करता है, सी को मार देता है और 100 रुपए उधार लेता है डी से कि भाई मैं बी को बोला हूँ कि सी को मार दे, तो भाई उसको देना पड़ेगा पैसा, मारने का पैसा उसको मिलेगा। तो पी बी को पैसा देगा 100 रुपए उधार, कहाँ से उधार ले रहा है वो, डी से उधार ले रहा है पी, और बी को दे रहा है किस लिए, ताकि बी सी को मार दे। तो अगर डी अवेयर इस पर्पज से लोन के, तो वो ट्रांजेक्शन क्या होगा, क्या वो ट्रांजेक्शन वैध माना जाएगा, अवैध माना जाएगा, मतलब वैध माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, गैर कानूनी होगा या इन्फोर्सेबल ही नहीं होगा, लागू करने योग्य होगा ही नहीं वो, नॉट इन्फोर्सेबल एट ऑल। बी जिसने डिस्कवर किया है वीन ऑफ ओवर, मतलब जिसने संपत्ति पर अयस्क की एक नस की खोज करने के बाद छुपा रहा है, मतलब छुपाने का साधन अपनाता है और छुपाता है, तो ए से अयस्क के अस्तित्व को छुपाता है, तो ए की अज्ञानता के कारण बी कम कीमत पर संपत्ति खरीदने सक्षम है। तो अनुबंध क्या है ऐसे में, वैध है, शून्य है, ए के विकल्प पर शून्यकरणीय है या फिर अमान्य है। तो ऐसे केस में ये चीज क्या है, अमान्य है, वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर, मतलब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इन सारी चीज़ों को आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, कुछ कुछ ऑप्शंस में से गलत हैं लेकिन उसको भी मैं सही करा दे रहा हूँ एट लास्ट। ठीक है, तो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स नेशन, एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।